वेलकम टू टाइम्स कैरियर। आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का ऑप्टिक्स ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑप्टिक्स जो है यूनिट 9 से स्टार्ट है और इसमें दो मेनली ऑप्टिक्स में यूनिट है। पहला नाम है रे ऑप्टिक्स और दूसरा का नाम है वेव ऑप्टिक्स। लेकिन स्टडी के आधार पर ऑप्टिक्स को जो है मेनली 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। पहला जो ब्रांच है वो है रे ऑप्टिक्स, जिसमें आप लोग चैप्टर का नाम लिख लो, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा 9th और इसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, ठीक है। ये हमारा यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसको लेक्चर नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आए कि आज का क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा और फिर इसके बाद जो क्लास होगी उसे हम लेक्चर नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। इससे होगा कि आसानी होगा हमें समझने में, ठीक है। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, यानी ये बहुत ही फेमस और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ब्रांच माना जाता है क्लास 12 का। ऐसा कहा जाता है कि ऑप्टिक्स को द हार्ट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स माना गया है, यानी क्लास 12 फिजिक्स का जो धड़कन है वो ऑप्टिक्स को कहा जाता है। यानी ऑप्टिक्स ना पढ़े आप कुछ बेहतर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से हर साल 2 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहता है ऑप्टिक्स से, ठीक है। और मात्र 2 यूनिट है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और 10 से लेके 12 तक जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ओवरऑल अगर मिला के देखा जाए तो कभी क्वेश्चन 30 देते हैं, कभी 28 देते हैं, ठीक है, कभी 32 देते हैं। और आप लोग को मालूम ही है कि वर्तमान में डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर चीज़ का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है। तो डबल मतलब कि आपको ओवरऑल अगर 70 ऑब्जेक्टिव है तो 35 ही जवाब देना है, ठीक है। अगर शॉर्ट 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन ही जवाब देना है और लॉन्ग अगर 6 क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आंसर देना है। और आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि ऑप्टिक्स का आधा देंगे, मॉडर्न फिजिक्स का आधा देंगे, नहीं, आपकी मर्जी। आप कहीं से भी, आपको 70 में सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करना है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी 20 में सिर्फ आपको 10 आंसर देना है और लॉन्ग में 6 में सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन आंसर देना है। चाहे आप ऑप्टिक्स से दीजिए, मॉडर्न फिजिक्स से दीजिए, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से दीजिए, अल्टरनेटिंग करंट से दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्टिक्स को बारीकी से पढ़ना है और इसका जितना भी नंबर है, आप कल्पना कीजिए कि 70 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग मिलाकर अगर टोटल ओवरऑल नंबर और मार्क्स देखा जाए तो 140 है और 140 में मात्र आपको एग्जाम हॉल में मात्र आपको 70 नंबर लिखना है थ्योरी में और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल। 30 और 70 टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 100। तो अगर हमें 30 नंबर सिर्फ ऑप्टिक्स से ही मिल जाता है तो हम तो इसी में पास कर जाएंगे, बेहतर कर जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन कर जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो मिल ही जाता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, किसी किसी स्कूल में तो 29, 30 भी दे देते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का देखा हूँ जहाँ 28, 29, 30 भी नंबर दिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी 28, 29, 30 नंबर मिले, ठीक है। हर टीचर का ख्वाहिश होता है उसका बच्चा अच्छा करे, उसके स्टूडेंट जो कुछ बेहतर करे, सबका ख्वाहिश है, मेरा भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छे करे और जरूर मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। आप लोग को अच्छा सा प्रैक्टिकल कॉपी बना के उसको रिप्रेजेंट करना है, देना है सर को। और अगर भाईबा पूछते हैं, कोई टॉपिक पूछते हैं, जैसे कि मान लो कि किरचॉफ्स लॉ पूछते हैं, गॉसेस थ्योरम पूछते हैं, तो उसका आंसर देना है। कूलम्ब्स लॉ पूछते हैं, लेंज लॉ पूछते हैं, या जो भी नियम है, कानून नियम है, सेनेट्स लॉ पूछते हैं, तो उसका बस आंसर दे देना है, ठीक है। उससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा और कॉपी में 20 से लेके 25 नंबर वहाँ आपको मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि प्रैक्टिकल में भी आप लोग को अच्छा नहीं मिलेगा, बल्कि अच्छा नंबर ही मिलेंगे। खैर, ये तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर का और डिस्कशन कर रहे थे कि कितना नंबर का जवाब देना है, आंसर देना है। हमारा जो पहला टॉपिक है ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, वो है ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। प्रकाशिकी अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड बना है ये ऑप्टिका वर्ड से बना है, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है लाइट होता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश की प्रकृति और प्रकाशीय घटनाओं, यानी नेचर ऑफ लाइट और नेचुरल फिनोमिना
ऑप्टिकल फिनोमिना यानी प्रकाशीय घटना का अध्ययन किया जाता है। तो ओवरऑल मिलाकर हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति एवं प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी नेचर ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। बिल्कुल नहीं लिखना है, बस एक दो बार आप लोग को सुनना है, याद हो जाएगा, रटना तो है ही नहीं, बस एक दो बार आप सुनिए, उसको लिखिए एक बार। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, जैसे कि आप सोने के टाइम मोबाइल यूज करते हैं या सुबह यूज करते हैं, तो आप इधर उधर चीज़ ना देखें, आप इस कंटेंट को देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑप्टिक्स में जितना भी लेक्चर बन जाए दोनों ब्रांच को मिलाकर 20, 30, 25, आप इसको बस कंटिन्यू देखिए, आपके हाथ में 30 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको भटकने की जरूरी नहीं है, इधर उधर करने की जरूरी नहीं है। तो इसका एक बार मैं फिर से डेफिनेशन देता हूं कि फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति एवं प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी नेचर ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अभी जस्ट मैंने बताया कि ऑप्टिक्स को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग की बात करें तो पहला भाग का नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को जो है हिंदी में किरण प्रकाशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण प्रकाशिकी। तो रे ऑप्टिक्स में जो है प्रकाशीय किरण की सहायता से प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। रे ऑफ लाइट के द्वारा प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रे ऑप्टिक्स कहलाता है। जैसे मान लो कि इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण, हम लोग देखते हैं कि जब किसी दर्पण या लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को लाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी वास्तविक, कभी काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन का जो स्टडी किया जाता है, प्रतिबिंब निर्माण का जो अध्ययन किया जाता है, वो कौन से ब्रांच में किया जाता है? रे ऑप्टिक्स में किया जाता है। मेरे दोस्तों, खाली लिख लेने से नहीं होगा, इधर उधर बोलने से नहीं होगा, आपको कंटेंट समझना पड़ेगा। हो सके आपको क्वेश्चन ये पूछ दे कि इमेज फॉर्मेशन ऑप्टिक्स के किस ब्रांच का पार्ट है, तो कौन सा है? रे ऑप्टिक्स। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। हम लोग जानते हैं परावर्तन घटना को, हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बाद, ऑप्टिक्स और लाइट के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको? पढ़ेंगे परावर्तन। तो परावर्तन घटना कि जब लाइट किसी सरफेस से टकरा कर पुनः उसी मीडियम में लौट जाता है तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हम अगला की बात करें तो रिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन की घटना रे ऑप्टिक्स का पार्ट है। उसी तरह से अगर हम बात करें आगे डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण, हम लोग जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहते हैं डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 7 रंग आप लोग को मालूम है, एक कोड वर्ड मैं दूंगा आप लोग को जब टॉपिक लगाऊंगा, विबग्योर कहा जाता है। ठीक है, ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वायलेट होता है। उसी प्रकार अगर हम अगला इसका ब्रांच की बात करें तो है हमारा वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स को तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। एकदम हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक और फालतू चीज होता है हड़बड़ी। कई बार होता क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि इस बात को नहीं सुने, अननेसेसरी बात है, या सर हो सके ये काम वाली बात नहीं, गलत बात है। ठीक है, हर एक बात है। आप देखते हैं कि जब मूवी देखते हैं आप 3 घंटा 2-2.5 घंटा का, तो बीच में अगर 5 मिनट कोई वैसा चीज़ अगर कट जाता है तो कभी कभी पूरा मूवी समझ में नहीं आती है। ठीक है, 2-2.5 घंटा। तो वही बात है, लेक्चर में भी वही इंपॉर्टेंस है कि कई बार आपको लगता होगा कि जल्दी फास्ट, बहुत सारे बच्चे को देखा जाता है को फास्ट बढ़ा देता है। ठीक है, 1.5 का स्पीड कर देता है, 2 पॉइंट स्पीड कर देता है, या फिर काट देते हैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड काट देते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है ना, और ये बिल्कुल न्यू ब्रांच है। ऐसा थोड़े ना है कि आप एकदम बिल्कुल पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि छूट गया तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू लाइन टू लाइन देखना होगा। ठीक है, और ज़्यादा लेक्चर तो नहीं बनेंगे ना, 20 लेक्चर में पूरा जो है ऑप्टिक्स कवर हो जाएगा, पूरा 30 से जितने भी नंबर है 35 पूरा का पूरा आप लोग को मिल जाएगा। तो वेब ऑप्टिक्स में जो है वेब लाइट द्वारा, प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वेब ऑप्टिक्स कहलाता है। इसके इस पर अगर हम बात करें वेब ऑप्टिक्स पर, तो जैसे कि इंटरफेरेंस,
इंटरफेरेंस नाम सुने होंगे आप लोग। व्यतिकरण, व्यतिकरण, तो व्यतिकरण की जो घटना है वो वेव ऑप्टिक्स पर आधारित है। अब क्वेश्चन उठे सर ये वेव ऑप्टिक्स जो व्यतिकरण है वो होता क्या है? देखो जब मैं ये ब्रांच पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स तो मैं आपको डीप एंड डिटेल पढ़ाऊंगा। अगर अभी हम बात करेंगे तो फिर बेकार चली जाएगी। जैसे उदाहरण एक छोटा सा कि जब आप कपड़ा धोते हैं तो झाग बन जाता है, तो कभी कभी देखिएगा कि झाग पे जब लाइट जाती है तो वो कलरफुल दिखाई देता है, वो जो फिल्म होता है, तो वो जो घटना होता है वो इंटरफेरेंस ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समान फ्रीक्वेंसी की लाइट या दो से अधिक लाइट वेव्स जब आपस में मिलती है, ठीक है, तो एक नया जो है ना फिनोमिना मतलब क्रिएट होता है, उस फिनोमिना को ही इंटरफेरेंस कहते हैं। खैर अभी ये टॉपिक नहीं लगा है, उस पर अगर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए कि नहीं करूँगा कि जब टॉपिक लगेगा तब तो डीप एंड डिटेल ही पढ़ाएंगे। तो वेव ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस हो गया। दूसरा हो गया पोलराइजेशन, ध्रुवन की घटना। ध्रुवन की घटना जो है पोलराइजेशन, ध्रुवन की जो घटना है वो वेव ऑप्टिक्स पर आधारित है। इसी पर अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन, विवर्तन, ठीक है, ये बार बार डेफिनेशन पूछा जाता है। अभी आप लोग सेंटअप एग्जाम दिए हैं तो इसमें ये बार बार डेफिनेशन रहता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। प्रकाश की जो प्रकृति होता है वो अनुप्रस्थ होता है, तो इस बात का पुष्टि कौन करता है? पोलराइजेशन। तो यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं टॉपिक लगा के पढ़ाऊंगा बारीकी से आपको, टॉपिक वाइज टॉपिक मतलब कंटिन्यू जब ये करूंगा इसको, तो बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन प्रकाश की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ना तो रे ऑप्टिक्स कर पा रहा है ना तो वेव ऑप्टिक्स कर पा रहा है। तो जो अगला ब्रांच नाम दिया गया है उस ब्रांच का नाम दिया गया है क्वांटम ऑप्टिक्स। कौन सा ऑप्टिक्स? क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट हो जाती है मॉडर्न फिजिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स जैसे ही आप कर लेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाती है मॉडर्न फिजिक्स। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वो ना तो रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन कर पाता है और ना तो वेव ऑप्टिक्स। तो उसमें प्रकाश को जो है पार्टिकल नेचर माना गया है, कण प्रकृति माना गया है कि प्रकाश में पार्टिकल भी मौजूद होते हैं, ठीक है। और प्रकाश से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। तो यहीं से एक नया मतलब कि ऑप्टिक्स का जन्म होता है, क्वांटम ऑप्टिक्स, और उसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा मतलब बेसिक ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स का ब्रांच। तो ओवरऑल एक बार बात मैं 2 से 4 मिनट में रिव्यू कर देता हूँ सारी बात को, कि फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति एवं प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। ऑप्टिक्स को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, इसमें रे ऑफ लाइट द्वारा प्रकाशीय घटनाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब निर्माण, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण इत्यादि घटनाएं जो है रे ऑप्टिक्स पर आधारित है। अगला ब्रांच है वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, पोलराइजेशन, ध्रुवन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन इसी घटनाएं जो है वो वेव ऑप्टिक्स पर आधारित है। क्वांटम ऑप्टिक्स जहां से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होती है, मैं 1-2 घटना का नाम बता देता हूं, ठीक है, आप याद रखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, जीमान इफेक्ट, ये सब जो घटनाएं हैं, स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब क्वांटम ऑप्टिक्स के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये था हमारा बेसिक ऑप्टिक्स। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। चूंकि हम लोग फिजिक्स में स्टडी किए हैं, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि फिजिक्स वर्ड की जो उत्पत्ति हुआ है वो शब्द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है। सब कोई हम लोग जानते हैं 350 ईसा पूर्व फ्यूसिस शब्द से हुआ है, और फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। तो ये जो आप अगल बगल में पूरी जहान को देखते हैं वो क्या है? प्रकृति है, नेचर है। और इस नेचर का अपना एक कानून और नियम है, यानी प्रकृति, नेचर और उसके नियमों का अध्ययन करना, प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। ये डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। लेकिन ये नेचर सिर्फ 2 ही चीज को जानता है, एक मैटर को जानता है, ठीक है, पदार्थ को जानता है, और दूसरा एनर्जी को जानता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप लोग अगर कहीं साइड में उतार लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। यही सब छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही इंप्रूव करेगा, ठीक है। एक बात जान लो दोस्त, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है,
हम खुद परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें जानने की आवश्यकता और छोटी छोटी बातें जानना ही आवश्यकता है। कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जहाँ पर जरूरत पड़ता है कोई चीज़ तो ये जानना। तो मैं फिलहाल ये लाइट पर हम डेफिनेशन रोक के मैं फिजिक्स पर बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स जो है वर्ड फ्यूसिस से बना है। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसे यूनानी शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ नेचर होता है, प्रकृति होता है, ठीक है। प्रकृति और उसके नियमों का स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स का जनक न्यूटन को कहा जाता है। मैं खुद कंपटीशन में बैठ चुका हूं और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स का जो जनक है वो न्यूटन ही है। आपको इसके अलावा और कई ऑप्शन देंगे, मैडम क्यूरी, गैलीलियो देंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन देंगे, रदरफोर्ड देंगे, लेकिन सही ऑप्शन आपको क्या मारना होगा, वो आपको मारना होगा न्यूटन ही मारना होगा। तो नेचर सिर्फ दो ही चीज़ को जानता है, एक मैटर को और एक एनर्जी। तो मैटर अगर हम बात करें तो ये 5 अवस्था में पाया जाता है, सबको मालूम है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। उसी प्रकार एनर्जी जो है बहुत सारी अवस्था में पाया जाता है। दुनिया में देखो मैटर और एनर्जी होता है, दुनिया में जो भी है एवरीथिंग अराउंड है, हमारे पास जो भी है, चाहे वो हम खुद हो जाए, मार्कर हो जाए, ठीक है, बोर्ड हो जाए या मोबाइल हो जाए या फिर हमारे पास जो साउंड माइक सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, तो ये सब मैटर है। और इस मैटर का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि उसमें एनर्जी पाया जाता है। जिस दिन मैटर से एनर्जी गायब हो गया, मैटर भी दुनिया से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कहा जाता है दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरेक्ट है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि मैटर के बिना एनर्जी अधूरा है और एनर्जी के बिना मैटर अधूरा है, क्योंकि इस बेचारों को रहने के लिए ना घर चाहिए, और एनर्जी का घर किसको कहा जाता है, मैटर को कहा जाता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये बात थी, एनर्जी पर आया था, इसलिए हम बात कर रहे थे कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, ऊर्जा का एक रूप है, और जब ये हमारी नेत्र पर, आइज पर गिरती है तो उसमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर आपको बोले कि प्रकाश क्या है, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी नेत्रों में, आइज में पड़कर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। उसे क्या कहा जाता है, लाइट कहा जाता है। अगर हम बात करें लाइट की प्रॉपर्टीज का, अगर लाइट की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की गुण या विशेषताएं, ठीक है। ये 10th में पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग को 12 में भी कुछ कुछ नॉलेज रखना है। नॉलेज देखो इंप्रूव करेगा यार आपको। सबसे पहला है कि लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन ये बात सिर्फ 10 तक ही सत्य है, लेकिन आप जैसे 12 में आएंगे तो आपको थोड़ा सा और कुछ वर्ड जोड़ना पड़ेगा। लाइट सीधी रेखा में तब गमन करती है जब वो एक सिंगल मीडियम में चलती है, या तो हवा में, या तो निर्वात में, या तो पानी में, या तो कांच में, ठीक है, या तो डायमंड में। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता को चेंज कर लेता है, ठीक है, और इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तभी अपवर्तन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो हम सीधी रेखा कब बोल सकते हैं, जब आप बोलेंगे समांगी माध्यम, होमोजेनियस मीडियम। तो आप सीधी रेखा में एक वर्ड हमेशा जोड़ लीजिएगा कि प्रकाश होमोजेनियस मीडियम में, हिंदी में बोलते हैं समांगी माध्यम, प्रकाश होमोजेनियस मीडियम में सीधी रेखा में गमन करती है, समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। यह पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें कि अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिफरेंट होता है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है वैक्यूम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्त, याद रखना, ठीक है। कई बार पूछा गया है, क्योंकि आपको हवा भी दे देगा, और पहला ऑप्शन हवा देगा और दूसरा ऑप्शन वैक्यूम देगा, तो स्टूडेंट्स राख से हवा मार देता है। नहीं, कई बार ओवरऑल कहा जाता है कि सर दोनों में सेम है, नहीं, सेम अप्रॉक्सी मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है, वैक्यूम में, निर्वात में, उसके बाद एयर में, उससे कम होता है वाटर में, और उससे कम होता है ग्लास में, और सबसे कम होता है डायमंड में होता है। तो अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, वैक्यूम में, उससे कम एयर में, ठीक है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर वैक्यूम ना रहे तो फिर आप एयर मार सकते हैं, हवा मार सकते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। अब है अलग क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, अलग अलग होता है। सबसे कम अपवर्तनांक होता है वैक्यूम का, और सबसे अधिक किसका होता है, डायमंड का। मैं बता देना चाहता हूं, वैक्यूम का अपवर्तनांक कितना होता है, 1,
ठीक है। एयर का होता है 1.0002 होता है और वैक्यूम का 2.42 होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर इसका थोड़ा सा अधिक है, देखो उतना पॉइंट में तो ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन सबसे कम वैक्यूम का होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का। तो कई बार अपवर्तनांक भी पूछा है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और म्यू द्वारा डिनोट किया जाता है। 2020 में यहाँ से इसी लाइन से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, तो भाई किस में होता है, वैक्यूम में होता है। दूसरा क्वेश्चन श्राक से पूछ दिया उसके नीचे कि डायमंड का अपवर्तनांक बताओ, तो कितना होता है, 2.42 होता है। सब बेसिक क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन की घटनाएं होती है, प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन की घटनाएं होती है। तो पहले ये सुन लो, परावर्तन अपवर्तन बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट इसके बाद वही टॉपिक लगने वाला है परावर्तन, ठीक है। तीसरा पॉइंट के चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें कि प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपण etc घटनाएं भी घटती है, ठीक है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें कि प्रकाश स्वयं इनविजिबल है, प्रकाश अपने आप को स्वयं देख नहीं सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट को विजिबल बना देता है, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या बना देता है, दृश्य बना देता है। इसी से एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि रोशनी देने वाला खुद अंधकार में रहता है और उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे मतलब रिलेटेड करके मत जोड़ो यार, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मीनिंग ये है कि कई बार ऐसा देखा गया कि ज्ञान देने वाले जो है वो जो है उसके बाल बच्चे जो है वो अंधकार में होते हैं, ठीक है। और शिक्षक के, खास करके शिक्षक से ही रिलेटेड किया जाता है ये बात कि शिक्षक के जो है बाल बच्चे जो है वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, अंधकार में चले जाते हैं, ठीक है, अज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन एक शिक्षक पूरी दुनिया को क्या बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं। इसीलिए मैंने ये कहावत कहा आपको कि चिराग तले अंधेरा, ठीक है। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या बना देता है, विजिबल बना देता है। अगर 6 पॉइंट हम बात करें कि प्रकाश लाइट जो है अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स उसे कहते हैं जो कहीं भी किसी भी मीडियम में गमन कर सकता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड हर मीडियम में गमन नहीं कर सकता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये काफ़ी है, ओवरऑल आपको इतना ही याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि होमोजेनियस मीडियम में, समांगी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि प्रकाश में परावर्तन और क्या होता है, अपवर्तन होता है। वीडियो को पॉज करके रोक के भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब बात को जो है ना बोर्ड में ही ये किया जाए। मेरे ख्याल से कि आप लिखेंगे, मैं बोलूँगा आप लिखेंगे, तो वो ज़्यादातर आपको रहेंगे। बार बार सुनने से, पढ़ने से, लिखने से दोस्त क्या होता है, वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाली सुन लेते हैं, नहीं, सुनने से नहीं, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं चूंकि थ्योरी पॉइंट या वैसा पॉइंट नहीं आया है, इसलिए मैं ज़्यादा बोर्ड नहीं भर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं भरूँगा। तो तीसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। चौथा पॉइंट मैंने ये कहा कि इसके अलावा, परावर्तन अपवर्तन के अलावा, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, व्यतिकरण, ध्रुवन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव etc घटनाएं भी होती है। पांचों पॉइंट मैंने ये कहा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट मैंने ये कहा कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लाइट और उसका प्रॉपर्टीज।